इंडियन एयरफोर्स के लिए परीक्षा एप्लीकेशन पर स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। ये आपके एग्जाम एक्स वाई या फिर बोथ के लिए होने वाली है और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। इसका जब आप प्राइस देखेंगे तो ये 349 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे सुपरफा50, तो इस मॉक टेस्ट की जो प्राइस हो जाएगी वो 175 हो जाएगी, यानी 175 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं परीक्षा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप यहां जाकर के और आप अपने एग्जाम के लिए लगातार प्रयास करें और लगातार तैयारी करते रहें। आपको एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो इसलिए इन प्रैक्टिस सेट को आप जरूर परचेज करके रोजाना आप एक दो प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइएगा। चलिएगा मैं स्टार्ट करता हूँ और वीडियो काफ़ी लंबा होगा, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, बीच में कोई बातचीत नहीं होगी, सीधे स्टार्ट होगा और एंड होगा। अब देखिएगा तीसरे नंबर का ये क्वेश्चन है और इसमें आपको क्या बताना है कि पूरा सेंटेंस लिखा है, इसमें कहाँ पर कोई गलती नज़र आ रही है क्या आपको। जल्दी से आप फाइंड करिएगा क्या कोई इसमें कोई गलती आपको नज़र आ रही है क्या, फिर मैं आपको बताऊँगा। आराम से आपने पढ़ लिया होगा और मेरी भी समझ में आ गई है कि इसमें क्या मिस्टेक है। देखिएगा मिस्टेक छोटी सी मिस्टेक है, आप इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर स्टार्टिंग सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, कोई बात नहीं, पहले आप वर्ब को छांटना सीखिएगा। ये वाली वर्ब है ना मेक्स, और वर्ब से पहले क्या होता है बताओ। ये जो पूरा पार्ट लिख रहा है नॉलेज एंड विजडम, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। नॉलेज अलग होता है, विजडम अलग होता है, और ये एंड से जोड़ा गया है। तो जब भी कभी दो अलग अलग चीज़ एंड से जोड़ी जाती हैं तो वो सब्जेक्ट यदि होता है तो वो प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल होने की वजह से ये जो वर्ब आती है मेक्स, यहाँ पर कोई भी वर्ब हो, चाहे इज आर एम हो, चाहे मेक हो, या फिर डू डज, कुछ भी हो, हमेशा वो प्लूरल में ही आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल आ रहा है, इसलिए मेक्स की जगह पर मेक आना चाहिए। इज दैट क्लियर? पूरा समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं आपको ज़्यादा भ्रमित नहीं करूँगा, ना ही इधर उधर की फालतू की बातें। बस आपको ये देखना है कि हम पहचानेंगे कैसे, अगर और पेपर में आपको जल्दी पहचानना होता है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है। अब देखिएगा चौथे वाला क्वेश्चन, एक बार रिवीजन भी करवा दूंगा, टेंशन मत लें लास्ट में। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव करेक्ट आंसर इज सैमुअल। अब ये पूरा सेंटेंस जो लिखा है, इसमें आपको ये समझना है कि इसमें कहीं पर कोई गलती नज़र आ रही है क्या, और गलती नज़र आएगी तो आप मुझे बता सकते हैं। चलेगा, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें बस एक चीज़ आपको याद रखना है, ये लिखा है वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ से आप पहचानना सीखिएगा। देखिए एक बात आपने देखी होगी, यानी कि ऐसे समझो, ये वाला ऐसे समझिएगा, ये कुछ लिखा नहीं हुआ है, बस ये चीज़ लिख रही है कि वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, इसके साथ ये जो नाउन चलता है, ये वाला ऑफ के बाद वाला, ये प्लूरल चलता है। लेकिन जो ये वर्ब आती है वो हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर आती है। कैसी आती है? सिंगुलर। क्योंकि अगर सब्जेक्ट में, अगर मान लो, जैसे मान लो ये वर्ब है और यहाँ से लेकर के पूरा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में प्रीपोजिशन है ऑफ, तो प्रीपोजिशन से जो पहले वाला होता है ना, इस पर ही आपकी वर्ब डिपेंड करती है। तो वन सिंगुलर आ रहा है, इसलिए मैं सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करूंगा और सिंगुलर हो जाएगा गिव्स। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ये देखो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ये वाला जो हिस्सा आता है ऑफ के बाद, ये प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर चलती है। आगे बढ़ जाएगा। इट इज हाई टाइम वी रेनोवेट आवर ओल्ड हाउस। अब देखिएगा अगर ये सेंटेंस कहीं पर लिखा हुआ है तो इसे आप पहचानना सीखिएगा कि इसमें कहीं पर कोई गलती नजर आ रही है क्या। मैं आपको एक चीज देता हूं, ये ही याद रखना कि स्टार्टिंग में अगर कभी भी इट इज हाई टाइम आ जाए, क्या आ जाए? स्टार्टिंग में कभी भी इट इज हाई टाइम आ जाए तो याद रखना इसके बाद जो सेंटेंस चलता है वो सिंपल पास्ट में चलता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चलता है। इसलिए ये जो रेनोवेट है इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, तभी ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो ई में बस डी जोड़ दो और ये हो जाएगा रेनोवेटेड। तो इट इज हाई टाइम के बाद जो सेंटेंस चलेगा उसमें सेकंड फॉर्म चलेगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस चलता है, इसलिए यहाँ पर रेनोवेट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो यहाँ पर जो गलती है वो रेनोवेट में है। रेनोवेट को आप ईडी लगा देंगे, ये मतलब सेकंड फॉर्म बना दीजिएगा, चलेगा। छठवें वाला क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें नहीं छांट पाएंगे। गलती क्या है? हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। मतलब हेडमास्टर ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे दिए टीचर्स को कि भाई स्कूल के अंदर ये रूल्स क्या है, इनको फॉलो करना है। इस सेंटेंस में कहीं पर पूरे वाक्य में कहीं कोई गलती नजर आ रही है क्या? देखिएगा मैं बताता हूँ आपको गलती क्या है।
गलती है शुरुआत में ही, और ये लिख रहा है हेडमास्टर। याद करना, कभी भी कोई भी पोस्ट होती है, हेडमास्टर की हो, कोई भी पोस्ट हो, प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, अगर कभी किसी पोस्ट का नाम आ जाता है तो उस पद से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। सर जी याद आ रहा है, सारी चीज़ें आप ऐसे ही बताते जाइएगा। बिल्कुल बताऊंगा एग्जाम तक, आपका बस सपोर्ट मिलना चाहिए। हेडमास्टर एक पोस्ट होता है, तो इसलिए हेडमास्टर से पहले मुझे दा लगाना है। क्या लगाना है जल्दी बताओ? दा लगाना है हेडमास्टर से पहले, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल बस दा ही होता है। आगे बढ़ जाएगा। अब देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स है और इसकी जगह पर आपको बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। चलो अब हम भी ट्राई करते हैं कि इस जगह पर क्या आएगा। ये लिखा है कि when we got home last evening we found that the guest, यानी वो ये कह रहा है कि जब हम लास्ट इवनिंग को घर पे पहुंचे तो हमने पाया कि जो गेस्ट थे वो आ चुके थे, अराइव यानी आ चुके थे। तो ऐसे सेंटेंस में एक चीज़ चलती है और ये चीज़ आपको हमेशा हमेशा भूलनी नहीं है, और वो चीज़ ये है, देखिएगा होता क्या है कि सेंटेंस का अगर पहला पार्ट पास्ट में हो ना, तो सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट होता है वो भी पास्ट में ही होता है। इसलिए पहले वाला जो हिस्सा है इसमें आ गई सेकंड फॉर्म, तो जो लास्ट वाला हिस्सा होगा इसमें आएगा हेड थर्ड फॉर्म। क्लियर है? दोनों ही पास्ट की कंडीशन होती है कि एक पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा हेड थर्ड फॉर्म में होता है। तो हेड थर्ड फॉर्म वाला जो ऑप्शन है वो यहां पर एकदम सही हो जाएगा, यानी कि हेड अराइव्ड, ये वाला जो ऑप्शन है डी वाला, ये सही हो जाएगा। कोई डाउट करना ही नहीं है, दोनों ही सेंटेंस पास्ट में है, पहले वाला ये और दैट द गेस्ट के बाद दूसरा वाला। तो पहले वाला पास्ट है, दूसरे वाला भी पास्ट में ही होगा, सिंपल सी बात है। व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म है तो आगे वाला बनेगा हेड थर्ड फॉर्म में। अच्छा, अब ये सिनोनियम आ गए। आपने पूछा कि सर सिनोनियम एंटोनियम्स वन वर्ड करवाया करें, तो मैंने सबको ले रखा है, पूरा पेपर यहाँ पर डिजाइन कर रखा है। अब देखिएगा यहाँ लिख रहा है गार्निश। तो गार्निश का मतलब क्या होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। देखिए गार्निश का मतलब होता है एक तरह से सजाना, सजना संवरना, ठीक है ना, किसी के गले में एक तरह से हार वगैरह पहना देना। गार्निश का सिनोनियम होता है अडोर्न, बोल सकता हूँ अडोर्न, या ब्यूटीफाई भी बोल सकता हूँ, एम्बेलिश भी बोल सकता हूँ। बट गार्निश का जो सिनोनियम है, ये देखो गार्निश यानी कि एक तरह से अडोर्न करना, किसी को सजाना, ठीक है। तो जो अडोर्न है वो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, अडोर्न इसका सिनोनियम हो जाएगा। आगे देखो अबंडन, ये आपसे पूछा है मैंने कि अबंडन का आपको सिनोनियम बताना है, तो इसका मतलब पहले समझो कि अबंडन का मतलब होता है फोरसेक कर देना, डिस्कार्ड कर देना, डिजर्ट कर देना, मतलब वही त्याग देना, छोड़ देना, यही तो होता है अबंडन। तो अबंडन आपने देखा होगा कुछ रेलवे के जो क्वार्टर्स होते हैं पुराने, उस पर लिखा रहता है अबंडन। तो अबंडन का मतलब उन्हें छोड़ दिया गया, उसमें कोई रहता नहीं है, तो अबंडन का मतलब छोड़ देना। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? एक्सक्यूज, अर्ज, फोरसेक या रिस्क, तो ये हो जाएगा फोरसेक, क्योंकि फोरसेक का भी मतलब क्या होता है, उसे छोड़ देना होता है, त्याग देना होता है। तो फिलहाल में इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो बी वाला पार्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो धीरे धीरे चीज़ों को जब आप याद करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा बाकी स्पेलिंग्स और बता देता हूँ। देखो एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है बताओ? एक्सक्यूज का मतलब क्षमा कर देना, माफ़ी मांगना, कहते ना एक्सक्यूज मी, याद आ गया? एक्सक्यूज का मतलब क्षमा या माफ कर देना। एक है अर्ज, अर्ज का मतलब अनुरोध करना, रिस्क माने खतरा होता है। क्लियर है? कुछ भूलने का नहीं, ऊपर भी थोड़ी स्पेलिंग रह गई थी, उसको भी थोड़ा मुझे याद आ गया, ध्यान दिलाता हूँ। देखो ओबे का मतलब क्या होता है? किसी की आज्ञा को मानना। ओबे मतलब किसी की आज्ञा को मानना, ठीक है, आज्ञा का पालन करना बोल सकते हैं। एक है ऑनर, ऑनर का मतलब आदर करना, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होगी। आगे बढ़ जाएगा। आगे देखो ओडियस, ये तो कई स्पेलिंग आपने खूब सुनी होगी। ओडियस का मतलब क्या होता है? ओडियस का मतलब होता है हेटफुल या लोथसम बोल सकते हैं, या फिर बस ये याद रखना हेटफुल सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सिनोनियम बताना है तो हेटफुल यहाँ पर एकदम सही है। क्या हो जाएगा इसका मतलब? हेटफुल हो जाएगा। ओडियस का मतलब हेटफुल होता है। अरे ऐसे समझो जिससे घृणा हो, जो अप्रिय लगे आपको, ठीक है, घिनौना, उसे बोलते हैं ओडियस। अच्छा आगे इनफेमस। सर जी इनफेमस क्या होता है बताता हूँ। देखिए इनफेमस का मतलब होता है जो बदनाम हो, जो फेमस नहीं हो, कुख्यात। एक है रोटन, रोटन एप्पल होता है ना, सड़ा हुआ सेब, तो रोटन माने सड़ा हुआ। सिक, सिक माने बीमार होता है। सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे देखो कंट्रोवर्शियल, और इसका आपको उल्टा बताना है। क्या बताना है इसका आपको?
उल्टा बताना है कि कंट्रोवर्सी है ना, ये तो कंट्रोवर्सी है, तो कंट्रोवर्सी में मत पढ़ा करो। तो कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है, एक तरह से कोई विवादास्पद कहते हैं ना, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखो विवाद मतलब वही झगड़ा वगड़ा से संबंधित है, इसका उल्टा हो जाएगा जिसमें झगड़ा ना हो, जिसमें डिस्प्यूट ना हो, मतलब अनडिस्प्यूटेड। तो अनडिस्प्यूटेड वाला ये जो सी वाला है ये इसका उल्टा हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल जिसमें विवादास्पद हो उल्टा हो जाएगा अनडिस्प्यूटेड जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। क्लियर है। एक है इसमें अनसर्टेन, स्पेलिंग भी बताते जा रहा हूं। अनसर्टेन का मतलब होता है जो सर्टेन ना हो, जो निश्चित ना हो, यानी अनिश्चित। एक है डूबियस, डूबियस का मतलब है ना संदिग्ध, संदिग्ध, डूबियस टेररिस्ट, संदिग्ध आतंकवादी। एक है इसमें क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल का मतलब होता है संदेहपद। तो ये पूरा मैंने बता रखा है। आगे देखिए एक और इसमें अपोजिट मैंने ले रखा है, और ये आप जल्दी से आप भी थोड़ा सा बताइए। देखो नरिश करना, नरिश का मतलब होता है कि किसी को खिलाना, किसी का पालन पोषण करना। नरिश बोलते हैं ना, पेड़ पौधों को भी हम वाटर दे करके प्लांटिंग करते हैं, नरिश करते हैं, बच्चों को भी नरिश करते हैं, तो पालन पोषण करना होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, स्टार्व हो जाएगा। स्टार्व मतलब भूखे मार देना, तरसना, किसी को खाना वाना बिल्कुल वंचित कर देना, स्टार्व होता है। तो इसका उल्टा बताओ क्या हो जाएगा, स्टार्व हो जाएगा। याद हो रहा होगा, कोई भी ऑप्शन में छोड़ नहीं रहा हूँ, स्टार्व हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा बाकी जो रिमेनिंग याद रख, जैसे एक है इसमें फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, किसी को प्रोत्साहित करना। एक है इसमें सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है कायम रखना, जारी रखना, ठीक है। एक है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब होता है वर्ब है ये, मजबूत करना, मजबूत बनाना। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप थोड़ा याद रखें। अब देखो प्रिविलेज की मैंने स्पेलिंग आपसे पूछी है कि इन चार में से प्रिविलेज की स्पेलिंग सही वाली कौन सी होगी, तो आप बता सकते हैं क्या, जल्दी बताओ। प्रिविलेज की, प्रिविलेज का मतलब कहते हैं कोई किसी को विशेष अधिकार दे रखा है, डीएम के पास स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं या फिर कुछ सुविधाएं होती हैं। तो प्रिविलेज की जो सही वाली स्पेलिंग है वो ए वाली है, यानी PRIVILEGE। आपकी अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, एक बार और रिवीजन करवा दूंगा, आप चिंता मत करना। when he asked me the way to the cafeteria I told him to follow his nose। यानी कि जब उसने मुझसे कैफेटेरिया के रास्ता के बारे में पूछा तो मैंने उसे बताया टू फॉलो हिज नोज, उसकी क्या है, नोज को फॉलो करने के लिए। तो फॉलो हिज नोज यहां पर लिखा हुआ है इडियम, इसका मतलब क्या है, अगर आपको याद है तो बता सकते हैं, और यदि याद नहीं है तो भी आप थोड़ा सोच सकते हैं। देखिए कहते हैं ना, फॉलो द नोज का मतलब नाक के एकदम सीध पर चलना, मतलब गो स्ट्रेट अहेड, यानी कि आपकी नाक है ना वो बिल्कुल सीधी होती है, आपके रास्ते की तरफ होती है, एकदम स्ट्रेट होती है। तो यहां पर भी स्ट्रेट वाला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, टू गो स्ट्रेट अहेड, एकदम सीधे आगे जाना, नाक भी तो आगे ही होती है। आगे देखो, विनिंग द कॉम्पिटिशन वॉज क्वाइट अ फेदर इन माई कैप। देखिएगा फेदर इन माई कैप का मतलब होता है कि जब कोई अचीवमेंट आपको मिलता है, कोई उपलब्धि मिलती है, अरे ऐसे याद रखो, आपकी कैप है उसमें कोई फेदर नहीं लगाए, कोई पंख नहीं लगाए, आपने कोई साहसी का काम किया और आपको प्रमोशन मिल गया, और आपकी जो कैप है उसमें क्या है, उन्होंने एक जो है फेदर लगा दिया, एक पंख लगा दी। तो जाहिर से कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया होगा तभी आपकी कैप के अंदर कोई फेदर लगेगा। तो याद रखना, अ फेदर इन माई कैप का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट होता है। मतलब आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। मतलब असाधारण, एक असाधारण उपलब्धि को बोलते हैं अ फेदर इन माई कैप। आगे देखिएगा, माई फादर्स डीलिंग्स आर ओपन एंड अबव बोर्ड। चलो, अबव बोर्ड का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो ये बोर्ड है, क्या है, ये बोर्ड है और इसके ऊपर की बात की जा रही है, तो याद करा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। अबव बोर्ड का मतलब होता है विदाउट एनी सीक्रेट, बिना शक, बिना किंतु परंतु के। अबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर आपको पता है टीचर्स पढ़ाते हैं, और जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो बोर्ड के ऊपर क्या लिख देते हैं ना, डेट आज क्या है, कौन सा कौन सा सेशन चलेगा, आज क्या पढ़ाएंगे। तो विदाउट एनी टाइप ऑफ सीक्रेट, बिना किसी सीक्रेट के, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी विचार के सीधे सीधे लिख देते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती है। तो बोर्ड के ऊपर क्या लिखा रहता है, विदाउट एनी, कोई सीक्रेट नहीं होता है, विदाउट एनी सीक्रेट। ये जो आपका सी वाला है वो एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो, अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी।
ऐसा व्यक्ति जो सभी को प्यार करता है, एवरीबडी, हर व्यक्ति को प्यार करता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं आप बताएंगे? मैं चारों को बताऊंगा, आप भी सोच लो। उसे बोलते हैं ऑल्ट्रियस्ट। क्या बोलते हैं उसे? ऑल्ट्रियस्ट बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो सभी मानव जाति से प्यार करता हो, मानव से प्यार करता हो। अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी। एक है इसमें ईगोइस्ट। ईगो से बनाए ईगोइस्ट, मतलब अहंकारवादी। अ पर्सन हु इज सेल्फ इंटरेस्टेड, उसे बोलते हैं ईगोइस्ट। एक है इसमें फैटलिस्ट। सर जी, फैटलिस्ट का मतलब जो भाग्य पर भरोसा करता हो। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड इनएविटेबल, जो भाग्य में भरोसा करता हो वो फैटलिस्ट होता है। एक है ह्यूमनिस्ट। अच्छा, फिर ह्यूमनिस्ट क्या होता है सर जी? ह्यूमनिस्ट होता है मानवतावादी, मतलब अ पर्सन हु हैज अ रिलेशंस आउटलुक और सिस्टम ऑफ थ्रू अटैचिंग प्राइम इंपोर्टेंस टू ह्यूमन, जो मानव जाति से संबंध रखता हो। चलो आगे बढ़ जाएगा। आगे ये आपके लिए मैंने एक्टिव से पैसिव है और मैं देखता हूं कितने बच्चे से सही करेंगे। द वॉच, ये ऑलरेडी देखो पैसिव बना के दे रखा है, इसका आपको एक्टिव बनाना है, तो उल्टा भी आपको आना चाहिए, पेपर में उल्टा भी आता है। द वॉच वॉज गिवन टू मी बाई माई ग्रैंडफादर। एक चीज आप समझिएगा, पहले आप इसको वर्ब को फाइंड करना सीख लो तो ये आ जाएगा, अदरवाइज ये गलती हो जाएगा। आप देखो, मुझे पता है वॉज वर थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी पैसिव बना हुआ है। क्या बना है? ये ऑलरेडी क्या बना है बताओ जल्दी से, ये पैसिव बना है। तो क्या इसकी कोई गुंजाइश है कि कौन सा वाला सही हो सकता है? आपके पेपर में आता है, आपको गलत नहीं करना है। तो अब मुझे पता है क्योंकि जो सेकंड फॉर्म होता है वही वॉज वर थर्ड फॉर्म में जाता है, तो ऑलरेडी जो पैसिव बना हुआ है इसका एक्टिव यदि उल्टा रिवर्स करेंगे तो ये आपका बर्फ की सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। तो अब देख लो बर्फ की सेकंड फॉर्म किस में, देखो इसमें तो है नहीं, इसमें भी बर्फ की सेकंड फॉर्म नहीं और ना ही इसमें दे रखी। इसका मतलब आपका ए वाला पार्ट एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो, बाई हुम इज द चाइल्ड बीइंग फेड, ये लिखा है, मतलब किसके द्वारा बच्चे को क्या है, जो है कुछ पिलाया गया उसको। अब ये खिलाया पिलाया गया है, बाई हुम इज द चाइल्ड बीइंग फेड, ये ऑलरेडी पैसे बना हुआ है, इसका भी आपको बताना है एक्टिव क्या होगा। तो देखो भाई, ये भी मुझे पता है कि इज आर ए बीइंग थर्ड फॉर्म जो होता है ये पैसिव होता है, इसका यदि एक्टिव में चेंज करेंगे रिवर्स तो इज आर एम आई एन जी होता है। क्या होता है? इज आर एम आई एन जी में होता है। तो इज आर एम आई एन जी इसका नहीं आ रहा, ना ही इसमें आ रहा और ना ही इसमें आ रहा, मतलब फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो फर्स्ट वाला आपने कर दिया। दिमाग लगाना नहीं है, बस आपको चेंज करना आना चाहिए कि इज आर एम आएगा तो इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म, अगर इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म आ गया और इसका आपको एक्टिव बनाना है तो इज आर एम आई एन जी आएगा। तो ये मैं जल्दी से अब फटाफट आपको गलतियां बताता हूं कैसे आप इसे करेंगे। अब ये समझो आपका पेपर चल रहा है और जल्दी जल्दी आपको दिमाग लगाना है। देखिए सर, यहां पर लिखा हुआ है नॉलेज एंड विजडम, मुझे पता है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो ये वर्ब भी प्लूरल आएगा, मतलब मेक आना चाहिए। आगे देखो, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव, मुझे ये पता है कि वन ऑफ के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर चलती है, तो इसलिए गिव नहीं गिव्स आना चाहिए। मुझे पता है इट इज हाई टाइम आता है तो उसके साथ सेकंड फॉर्म चलती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट चलता है, तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। मुझे पता है कि हेडमास्टर यदि कहीं पर भी आता है तो ये एक पोस्ट होती है, उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल दा लगाते हैं। मुझे पता है कि वेन के साथ सेकंड फॉर्म चल रही है, इसका मतलब आगे देखो, आगे भी सेंटेंस पास्ट में ही चल रहा है, मतलब जो बचा हुआ लास्ट का होगा वो हेड थर्ड फॉर्म में चलेगा, तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। आगे देखो, गार्निश का मतलब एक तरह से अडोर्न करना, किसी को सजाना, तो ये हो जाएगा अडोर्न हो जाएगा। एक है अबंडन का मतलब फोरसेक कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, तो बी वाला हो जाएगा। ओडियस का मतलब होता है हेटफुल, तो हेटफुल हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। एक है कॉन्ट्रोवर्शियल, वही विवादास्पद। एक है इसका उल्टा हो जाएगा अनडिस्प्यूटेड, जिसमें कोई भी डिस्प्यूट ना हो। नरिश का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना, तो स्टार्व हो जाएगा इसका उल्टा। शायद ऊपर कुछ उल्टा बोल दिया क्या? चलो कोई नहीं। आगे देखो नरिश, तो नरिश का मतलब वही पालन पोषण करना, तो स्टार्व हो जाएगा। एक है प्रिविलेज, तो प्रिविलेज की फर्स्ट वाली स्पेलिंग सही है, प्रिविलेज है, कुछ सुविधाएं आपको दी जाती हैं। फॉलो हिज नोज का मतलब नोज आगे स्ट्रेट होती है, तो स्ट्रेट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो, आपके क्या है कि कैप के अंदर, टोपी के अंदर कोई फेदर पंख लगाई जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ आपने अचीवमेंट किया तभी कोई पंख लगाई जा रही है। आगे देखो, अब बोर्ड का मतलब होता है एकदम विदाउट एनी सीक्रेट, कोई सीक्रेट नहीं है। आगे जो मानव जाति से जो हर व्यक्ति से प्यार करता हो, मानव जाति से तो ह्यूमनिस्ट होता है, हर व्यक्ति से प्यार करता है तो ऑल्ट्रिस्ट होता है, ठीक है। भाग्य में भरोसा करना फैटलिस्ट, और ईगोइस्ट मतलब जो अहंकारवादी होता है।
मुझे पता है वॉज वर थर्ड फॉर्म जो होता है ये हमेशा सेकंड फॉर्म रिवर्स होता है एक्टिव सेकंड फॉर्म वाला, तो सेकंड फॉर्म वाला बात पहले वाले में और इसमें सेकंड फॉर्म नहीं है। आगे देखो मुझे ये पता है इज आर एम बींग थर्ड फॉर्म आती है, इसका अगर मैं एक्टिव बनाऊंगा तो इज आर एम आईएनजी में जाएगा, तो देखो इसमें भी इज आर एम आईएनजी नहीं इसमें, मतलब आपका ए वाला। चलो इसके बाद मैं जल्दी से कल आपको और भी अच्छी वीडियोस दूंगा, बस आपका सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड कमेंट अपने दोस्तों तक, आपकी ये जिम्मेदारी है अपने दोस्तों को जोड़ना, बाकी मैं अपना काम करूंगा, अपने आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।